हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम फ्रेंड भारत शंकर। तो सबसे पहले ये डेटा देख लीजिए। ये डेटा आपको ये बताएगा कि 2015 से 2025 तक हर साल एफआईएस और डीआईएस ने कितना खरीदा है और कितना बेचा है। और ये जो पूरा डेटा है मैंने इसको मनी कंट्रोल वेबसाइट से लिया है। अगर आप चाहे तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जा सकते हैं और ये पूरा डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। और ये जो पूरे 10 साल का डेटा है यहाँ पर मैंने इसको कंसोलिडेट किया है और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि हर साल एफआईएस और डीआईएस ने कितना खरीदा है या कितना बेचा है। और इस पूरे डेटा में क्या हो रहा है इसको आप आसानी से समझ पाओ, इसके लिए मैंने ये डेटा को एक ग्राफिकल फॉर्मेट में भी डिस्प्ले किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो एफआईएस का बाय सेल डेटा है और जो ग्रीन लाइन है वो डीआईएस का बाय सेल डेटा है। तो ये जो लास्ट 10 इयर्स का डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 में एफआईएस वे नेट सेलर्स, 2016 में दे वे नेट सेलर्स, 2017 में नेट सेलर्स, 2018 में नेट सेलर्स, 2019 में देवे नेट बायर्स, 2020 में देवे नेट बायर्स। यानी बेसिकली उन्होंने 4 साल बेचा और 2 साल खरीदा और कितना कितना बेचा इसका भी डेटा है। यहां पर आप देख सकते हैं 2015 से 2018 के बीच में एफआईएस ने अबाउट 20,373 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स को या माल को हमारे मार्केट में बेचा। और उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स यानी 2019 और 2020 में जब उन्होंने खरीदा तो जितना उन्होंने लास्ट 4 इयर्स में बेचा था उसका डबल उन्होंने खरीदा ऑफ अबाउट 39,880 करोड़। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आता है 2021 जहां पर एफआईएस वे नेट सेलर्स, 2022 they were net sellers, 2023 net sellers, 24 net sellers, 25 also they were net sellers। और 2026 में अब तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो अभी भी एफआईएस हमारे मार्केट में बेच रहे हैं। तो अभी 2021 से 2025 के बीच में एफआईएस ने कितना बेचा है, उन्होंने बेचा है अबाउट 91,626 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। यानी 2019 और 2020 में उन्होंने जितना खरीदा था उससे डबल से भी ज्यादा उन्होंने 2021, 2022, 23, 24, 25 में मिला के बेचा है और अभी भी वो बेच रहे हैं। तो ये डेटा देखने के बाद आपके माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ डरावने सवाल जरूर आएंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1, अभी एफआईएस जो इंडियन मार्केट में बेच के इंडिया से भाग रहे, क्या वो फिर से इंडियन मार्केट में लौट के कभी नहीं आएंगे क्या? और उसके बाद दूसरा सवाल जो कि थोड़ा होपफुल सवाल है या आशा भरी सवाल है, जो ये हो सकता है कि जब 2015 से 2018 तक जब एफआईएस ने बेचा तो उसके बाद 2019 और 20 में जितना उन्होंने बेचा था उससे डबल उन्होंने खरीदा था। तो अभी लास्ट 5 इयर्स में एफआईएस ने हमारे मार्केट में भर भर के बेचा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अभी उन्होंने जितना बेचा है लास्ट 5 इयर्स में उससे डबल क्या वो खरीदारी कर सकते हैं जैसा पहले हुआ था? और उसके बाद तीसरा सवाल, अगर एफआईएस आने वाले टाइम में लौट के नहीं आएंगे तो क्या हमारे मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है? और उसके बाद फोर्थ सवाल जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ये है कि आने वाले टाइम में एफआईएस चाहे हमारे मार्केट में आए या हमारे मार्केट में नहीं आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है और हमें वेल्थ ग्रो करना है तो हमारा इन्वेस्टिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए? और ये जो सारे सवाल है ऑफ कोर्स हम इन सारे सवाल को 1 बाय 1 डिटेल में एड्रेस करेंगे और इन सवालों का जो जवाब है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में छुपा है जो एफआईएस के बाइंग और सेलिंग ट्रेंड को ड्राइव कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं और उसके जरिए मार्केट में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढना है, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फ्री वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर हम ये सीखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए सही टाइम पे सही सेक्टर्स को कैसे पहचानना है और अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और कैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मार्केट में बुलिश ट्रिगर्स और बेरिश ट्रिगर्स को क्रिएट करता है, और कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको गलत टाइम पे गलत स्टॉक्स में या गलत सेक्टर्स में फंसने से या ट्रैप होने से बचा सकता है। और ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है और इस वर्कशॉप के कम्युनिटी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये वर्कशॉप फ्री जरूर है लेकिन एंट्री यहाँ पर लिमिटेड है क्योंकि हम सिर्फ 1000 रजिस्ट्रेशंस को ही एक्सेप्ट करते हैं और एक बार ये कम्युनिटी फुल हो गया तो उसके बाद न्यू एंट्रीज विल नॉट बी अलाउड। तो इसलिए ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाके चेक कर लीजिए। तो अभी सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्या एफआईएस फिर से इंडियन मार्केट्स में लौट के नहीं आएंगे क्या, और अगर लौट के आएंगे तो जितना उन्होंने लास्ट 5 इयर्स में बेचा है उसका क्या वो डबल बाय करेंगे? विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? तो अभी ये जो दोनों सवाल है इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एफआईएस अगर बाय करते हैं तो क्यों बाय करते हैं, अगर एफआईएस अगर सेल करते हैं तो क्यों सेल करते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है। तो यहां पर एक रीजन नहीं है बल्कि मल्टीपल रीजंस है। तो अभी ये जो सबसे पहला रीजन है जो एफआईएस के बाइंग और सेलिंग को इन्फ्लुएंस करता है उसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिक साइकिल और इकोनॉमिक साइकिल के साथ जो इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होता है उसको समझना होगा। तभी 2015 से 2018 के बीच में जब एफआईएस लगातार हमारे मार्केट में स्टॉक्स बेच रहे थे तो उस टाइम इकोनॉमिक साइकिल और इंटरेस्ट रेट में क्या हो रहा था सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहां पर देखिए ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का वेबसाइट है, यहां पर मैं इंडिया का इंटरेस्ट रेट का जो डेटा है वो देख रहा हूं। तो यहां पर मैं 10 साल का डेटा सेलेक्ट करूंगा। तो जिस साल में एफआईएस लगातार बेच रहे थे तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो 2015, 16, 17, 18 तक अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक लेवल पे थे, अबाउट 6.5% इंटरेस्ट रेट था। और जब एफआईएस खरीद रहे थे तो उस टाइम क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट को आरबीआई लगातार कट कर रहा था और 2020 आते इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट बॉटम तक पहुंच गए थे, अबाउट 4%, क्योंकि 4% से और ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट करना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत रेयर केसेस में होता है। और कोविड जैसे सिचुएशन में भी जब लॉकडाउन लगे थे उस टाइम भी अगर इंटरेस्ट रेट 4% से नीचे नहीं गए तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट रेट 4% से नीचे जाना कितना रेयर है। और जब इंटरेस्ट रेट बॉटम पे था और इससे इंटरेस्ट रेट और नीचे नहीं जा सकता था तो उसके बाद ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभी इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए 2021 में एफआईएस ने बेचा, 2022 में बेचा,
2023 में भी बेचा, 2024 में भी बेचा और अभी 2025 में भी उन्होंने एफआईएस ने भर भर के बेचा है। और यहां पर कुछ लोग ये सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा और बढ़ेगा तो इससे एफआईएस क्यों बेचेंगे या खरीदेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एफआईएस जो है वो ग्रोथ को चेस करते हैं, क्योंकि एफआईएस के पास इन्वेस्ट करने के लिए पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में जहां पर उनको ग्रोथ दिखेगा वहां पर उनका पैसा आएगा। अगर वियतनाम में ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज है तो वहां जाएगा, जापान में है तो वहां जाएगा, चाइना में है तो वहां जाएगा, अगर इंडिया में ग्रोथ पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो इंडिया में उनका पैसा इन्वेस्ट होगा। और किसी भी इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हो सकता है उसको बहुत हद तक डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट महंगा होगा तो लोग कम लोन लेंगे और स्पेंड करेंगे, जिससे इकोनॉमी में पैसा कम फ्लोट होगा। और साथ ही साथ जो बिजनेसेस होते हैं और जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो भी इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तब लोन लेके एक्सपेंशन नहीं करते या बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, और इसीलिए जो हायर इंटरेस्ट रेट पीरियड होता है वहां पर ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज या ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम होते हैं। यानी इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ही कम। बट ऑन द अदर हैंड अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तब क्या होगा, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा फ्लोट होगा, बिजनेसेस ज्यादा स्पेंड करेंगे एक्सपेंशन में और बिजनेसेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट के टाइम पीरियड में ग्रोथ ज्यादा होता है। और इसीलिए एफआईएस तब इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है या कम होने के पॉसिबिलिटीज है। अब ये सुनने के बाद एक सवाल जरूर आएगा कि अभी के टाइम पीरियड में अगर हम देखेंगे तो 2025 में तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कट हुआ है। अभी इंटरेस्ट रेट अपना जो है जो पहले 6.5% के आसपास था वो अभी कम होके 5.25% तक पहुंच गया है, और आने वाले टाइम में भी आरबीआई बोलता है कि वो इंटरेस्ट रेट और भी ज्यादा कट कर सकता है। तो ऐसे टाइम पीरियड में एफआईएस का बाइंग 2025 में क्यों नहीं आया, क्योंकि 25 में भी एफआईएस ने भर भर के बेचा है। तो ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे दो और रीजन है। पहला रीजन है टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। आपको याद होगा 2018 का जब बजट अनाउंस हुआ था तो उस टाइम निर्मला सीतारमण जी ने यह बताया था कि अप्रैल 2018 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 10% का टैक्स देना होगा। उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या एलटीसीजी के ऊपर 0% टैक्स था, और अभी 2018 के बाद ये टैक्स 0 से बढ़ के 10% हो गया और आज के टाइम में ये अबाउट 12.5% के आसपास है। और उसके बाद दूसरा रीजन है रुपी डिप्रिसिएशन, क्योंकि अगर आप 2018 में देखेंगे तो $1 का वैल्यू अबाउट 64 रुपीज के आसपास था, लेकिन वही आज के टाइम में $1 का वैल्यू अबाउट 90 रुपीज के आसपास है। यानी रुपी का वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 40% इरोड हुआ है। और ये दोनों फैक्टर्स कैसे एफआईएस को इन्वेस्ट करने से डिस्करेज कर रहे हैं और बेचने पे मजबूर कर रहे हैं उसको हम एक एग्जांपल से, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। तो अभी मान लेते हैं कोई एफआईएस 2018 में इंडिया में इन्वेस्ट करने आता है और उस टाइम $1 का वैल्यू कितना था, 64 रुपीज के आसपास था। तो ये एफआईएस क्या करेंगे, ये $1 को रुपये में कन्वर्ट करेंगे और 64 रुपीज का इन्वेस्टमेंट वो इंडियन स्टॉक मार्केट में कर देंगे। और उसके बाद मान लेते हैं मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बुल रन आता है और 2025 आते आते उनका जो पैसा है मान लेते हैं वो डबल हो जाता है। यानी उन्होंने 64 रुपीज इन्वेस्ट किया था वो अभी 128 रुपीज हो गया है। यानी उन्होंने 100% का या 64 रुपीज का जबरदस्त प्रॉफिट कमाया है। तो अभी प्रॉफिट कमाया है तो टैक्स भी देना होगा 64 रुपीज के गेन पे 12.5% टैक्स, यानी ₹8 का वो टैक्स देते हैं। और अभी 128 रुपीज से ₹8 काटेंगे तो उनके पास बचेगा कितना, 120 रुपीज बचेगा। और अभी ये पैसा वो वापस घर ले जाना चाहते हैं, और अभी घर ले जाना है पैसा तो वो क्या करेंगे, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। और आज के टाइम में $1 का प्राइस 90 रुपीज के आसपास है, यानी 120 रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा $1.33। यानी इफेक्टिवली यहां पर एफआईएस को गेन कितना मिला, $0.33 का गेन मिला। यानी सिंपल वर्ड्स में पेपर गेन कितना मिला एफआईएस को, 100% मिला, लेकिन एक्चुअल गेन्स मात्र 33% है आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर रुपी डिप्रिसिएशन। और ये बात एफआईएस ने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया था, 2020 में ही एंटिसिपेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने लॉसेस कम करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को इरोड होने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, 2021 में बेचा, 2022 में बेचा, 23, 24, 25 और अभी 2026 में भी वो बेचना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी क्या इसका मतलब ये है कि एफआईएस कंटिन्यूअसली आगे भी सेल करेंगे और कभी भी हमारे मार्केट में फिर से लौट के नहीं आएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, आ सकते हैं वापस इंडिया में, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशंस मैनिफेस्ट होने पड़ेंगे। पहला कंडीशन, इकोनॉमी में लोअर इंटरेस्ट रेट का एनवायरमेंट होना चाहिए जो ग्रोथ को फ्यूल कर सकता है। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लोअर इंटरेस्ट का जो एनवायरमेंट है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो रहा है। सो कंडीशन नंबर 1 इज चेक्ड। और उसके बाद दूसरा कंडीशन है रुपी में स्टेबिलिटी आना चाहिए। जिस तरीके से रुपी बहुत तेजी से गिरा था और अभी $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज के आसपास है ना, अगर इसी के आसपास अगर रुपी स्टेबल होता है और मान लो अगले 2-3 साल तक अगर एफआईएस को ये स्टेबिलिटी दिखता है कि रुपी जो है मान लो 90 रुपीज से लेकर 92 या 93 रुपीज के बीच में ही अगर स्टेबल होता है तो ये दूसरा कंडीशन होगा जो एफआईएस को वापस लेके आ सकता है या बाइंग करवा सकता है। और उसके बाद तीसरा कंडीशन है लोअर वैल्यूएशन। तो अभी के मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो बहुत लोअर वैल्यूएशन पे नहीं है या बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है? बिल्कुल भी नहीं, आवर मार्केट इज नॉट ओवर वैल्यूड, बट फॉर एफआईएस टू कम बैक उनको बहुत सस्ता चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद होगा 2019 और 20 का सिनेरियो, तो उस टाइम बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो डर्ट चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे। इफ यू रिमेंबर दैट टाइम, राकेश झुनझुनवाला जी उस टाइम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि द मदर ऑफ ऑल बुल रन्स जो है वो आने वाले टाइम में बहुत जल्द आने वाला है
और उन्होंने ये भी बोला था कि टाटा मोटर्स का उस टाइम का वैल्यूएशन वाज अ जोक, क्योंकि टाटा मोटर्स, मेटल स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक सब जो है उस टाइम बहुत ही डर्ट चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे। तो उस टाइम एफआईएस को परफेक्ट कंडीशन दिखा, उस टाइम इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा था जिसकी वजह से ग्रोथ आने वाला था और वैल्यूएशंस भी बहुत ही चीपर लेवल पे था, और साथ ही साथ उस टाइम रुपी डॉलर में भी उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं था। एंड फॉर दैट रीजन एफआईएस ने 4 इयर्स में जितना बेचा था उसके नेक्स्ट 2 साल में उससे डबल उन्होंने खरीदारी की, क्योंकि उस टाइम कंडीशंस जो है वो एफआईएस के फेवर में थे, ग्रोथ, वैल्यूएशन एंड ऑल्सो रुपी डॉलर। और इन तीनों फैक्टर्स के अलावा अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ देता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर, तो वो भी एफआईएस को वापस आने के लिए मोटिवेट कर सकता है या बाय करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। और यहां पर मैं स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एफआईएस जो है वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए यानी मोर देन 1 ईयर वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड फॉर दैट रीजन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज मोर रेलेवेंट। और कुछ टाइम पहले जो हमने कैलकुलेशन किया था, अभी हम उस कैलकुलेशन को फिर से करेंगे ये अज्यूम करके कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 0 होगा। तो पहले जहां पर एफआईएस को टैक्स देने के बाद 33% का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा था, अभी अगर टैक्स 0 हो जाएगा तो ये प्रॉफिट 42% होगा, विच इज डेफिनेटली टू अ सर्टेन एक्सटेंट एनकरेजिंग फॉर एफआईएस टू कम बैक टू द इंडियन मार्केट्स। तो अब ये सब कुछ सुनने के बाद एक बड़ा सवाल माइंड में जरूर आएगा कि अगर ये तीनों कंडीशंस मैनिफेस्ट नहीं होते, मान लो आने वाले टाइम में रुपी का स्टेबिलिटी नहीं बनता है, ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज नहीं बनते हैं और जो वैल्यूएशन है वो कम नहीं होते, तो क्या ऐसे केस में अगर एफआईएस वापस लौट के नहीं आए तो क्या इंडियन मार्केट क्रैश हो सकता है या इंडियन मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट हो सकता है? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यानी एफआईएस अगर आने वाले टाइम में नहीं भी लौट के आएंगे, उसकी वजह से हम हमारे मार्केट में बहुत बड़े गिरावट होने के या मार्केट क्रैश होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम। और ये मैं गट फीलिंग के बेसिस पे नहीं कह रहा हूं, यहां पर मैं ये डेटा के बेसिस पे कह रहा हूं, क्योंकि ये जो डेटा अभी तक हम एनालाइज कर रहे थे वहां पर हम यही देख रहे थे कि एफआईएस ने कितना बेचा है, कितने साल में बेचा है और कितने साल में खरीदा है, वही हम एनालाइज कर रहे थे। लेकिन इसके ऊपर एक और लाइन है, ग्रीन कलर का लाइन, जो कि डीआईएस का लाइन है। और यहां पर एफआईएस का मतलब क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका पैसा आता है, तो एफआईएस का पैसा है। और इंडिया के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, यानी इंडिया के जो बैंक्स है, इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स है और इंडिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, या एलआईसी वगैरह है, वो जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो बनते हैं डीआईएस। और यहां पर आप देख सकते हैं डेटा, एफआईएस ने जितना बेचा है उससे कहीं ज्यादा यहां पर डीआईएस ने खरीदा है। और डीआईएस का जो खरीदने का कैपेसिटी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर 2023 जहां पर उन्होंने थोड़ा कम खरीदा था, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। और 2025 में अगर आप देखेंगे तो एफआईएस ने जहां पर 3,06,000 करोड़ के आसपास बेचा था, वही डीआईएस ने यहां पर कितना खरीदा था आप यहां पर देख सकते हो, अबाउट 7,88,000 के आसपास उन्होंने खरीदा है। यानी अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का ओवरऑल मार्केट पिक्चर देखोगे तो एफआईएस ने 2 साल छोड़ के हर साल बेचा है, और डीआईएस ने 1 साल बेच के, 1 साल ही उन्होंने बेचा है, उसको छोड़ के हर साल उन्होंने खरीदा है। और इन्हीं लास्ट 10 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो 2015 में हमारा मार्केट कहां था? हमारा मार्केट यहां पर कहीं आसपास था। और उसके बाद अभी हमारा मार्केट कहां पर है? यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा तो यू कैन सी दैट आवर मार्केट इज हियर राइट नाउ। यानी इसको मैं अगर एक्सपैंड करूंगा तो अभी हमारा जो मार्केट है वो 190% ऊपर जा चुका है 2015 से लेके अब तक। और ये जो 2015 से लेके 2025 तक का जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में हमारा मार्केट 190% ऊपर गया है, उस टाइम पीरियड में एफआईएस ने सिर्फ 2 साल ही खरीदा है इफेक्टिवली, 2019 और 2020। और इन दोनों साल के अलावा हर साल एफआईएस ने हमारे मार्केट में बेचा है। यानी इफेक्टिवली एफआईएस लास्ट 8 साल नेट सेलर्स होने के बाद भी हमारा मार्केट 190% ऊपर गया है। तो इसके बेसिस पे आप एक अंदाजा लगा सकते हो, एक एजुकेटेड गेस कर सकते हो कि आने वाले टाइम में भी अगर एफआईएस सेल करना कंटिन्यू करते हैं, क्या हमारा मार्केट क्रैश हो सकता है या गिर सकता है, इसके चांसेस क्या है, इसका अंदाजा आप इस डेटा के बेसिस पे खुद ही लगा सकते हो। क्योंकि एफआईएस जितना बेच रहे हैं उससे डबल से भी ज्यादा आज के टाइम में यहाँ पर डीआईएस खरीद रहे हैं। और अभी ये जो डीआईएस है, इनके पास इतना ज्यादा पैसे कहां से आ रहे हैं जहां पर वो एफआईएस के सेलिंग को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उससे डबल से ज्यादा भी वॉल्यूम्स को खरीद पा रहे हैं। तो उनको बेसिकली पैसा मिल रहा है आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स है जो सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीना सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वार्टरली करते हैं या ईयरली सिप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। क्योंकि पहले एक टाइम था जब घर बनाना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था और घर बनाने के बाद लोग मतलब सेविंग भी नहीं करते, तो उसके बाद उनका जिंदगी जो है वो आराम से चल जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, घर भी प्लान करना है, रिटायरमेंट भी प्लान कर रहा है, और सबको पता है कि अगर बैंक में पैसे रखेंगे तो इन्फ्लेशन पैसों का वैल्यू खा जाएगा। और ये कैलकुलेशन तो सबने देखा होगा कि आज अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 10 साल बाद उसका वैल्यू कितना होगा, 15 साल बाद कितना होगा, 20 साल बाद कितना होगा, और 30 साल अगर कोई वेट करेगा तो वो कुछ ही लाख में बदल जाएगा। और इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आज के टाइम में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करने के बहुत ही कम ऑप्शन है। गोल्ड है, लैंड है और उसके बाद स्टॉक मार्केट है। और इसीलिए इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर एफआईएस सेल करना कंटिन्यू करते हैं और उनका पैसा अगर इंडियन मार्केट्स में नहीं भी आएगा, तब भी मार्केट में बड़े करेक्शंस होने का या मार्केट में बड़े गिरावट होने के चांसेस बहुत कम है। और वही अगर मान लीजिए हमने जो 3 कंडीशंस डिस्कस किए थे अगर वो मैनिफेस्ट होते हैं और एफआईएस का पैसा भी इंडियन मार्केट में आने लगता है, तब वो एक बहुत बड़ा बोनस होगा जहां पर हमारा जो मार्केट है वो दुगनी स्पीड से भाग सकता है।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपको ये वीडियो एजुकेटिव लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो हमें एनकरेज करने के लिए वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप एक सिंपल थैंक यू लिख के हमें और भी ज्यादा एनकरेज कर सकते हैं। सो प्रेजेंट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो दो अप्रोचेस अपना सकते हैं। पहला अप्रोच होगा ग्रोथ विजिबिलिटी का, जहां पर हमें चेक करना है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में या उस पर्टिकुलर कंपनी में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पर डिमांड है या नहीं, एंड तीसरा वहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट उस सेक्टर को या उस पर्टिकुलर कंपनी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अभी के टाइम में अगर हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे तो सेमीकंडक्टर सेक्टर कुड बी दैट एग्जांपल, क्योंकि सेमीकंडक्टर सेक्टर में अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। आपने पढ़ा होगा भर भर के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए अभी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडिया में। और दूसरा सेमीकंडक्टर्स का डिमांड भी है, क्योंकि इंडिया का जो लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स का डिमांड हाई है। और तीसरा गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट इस सेक्टर को मिल रहा है, जहां पर गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के जरिए, अलग अलग इंसेंटिव्स के जरिए इस पर्टिकुलर सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे सेक्टर्स आप ढूंढ सकते हैं जहां पर ग्रोथ विजिबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट 5 years and 10 years, क्योंकि एफआईएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए या ना आए उससे सेमीकंडक्टर के डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिमांड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा तो कंपनीज एक्सपैंड करेंगी, कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी का भी ग्रोथ होगा। कंपनी का ग्रोथ होगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो ये पहला अप्रोच है। और उसके बाद दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच है इन्वेस्टिंग इन बीटन डाउन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। और ये जो अप्रोच है ये बड़े इन्वेस्टर्स का फेवरेट अप्रोच है, जहां पर वो क्या करते हैं, जब कोई सेक्टर का वैल्यूएशन बहुत गिर जाता है, किसी क्वालिटी कंपनी का प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है और ऐसे लोअर वैल्यूएशन पे होने के बावजूद भी कोई इसको पूछ नहीं रहा है, ऐसे टाइम पे वो धीरे धीरे ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं, आराम से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट करते हैं। और जब इसमें अच्छा गेन बन जाता है, प्राइस ऊपर जाने की वजह से पूरी मार्केट के नजर में ये स्टॉक्स आ जाते हैं, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, उन्हीं स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करते हैं और उसके बाद दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट अंडर वैल्यूड या बीटन डाउन स्टॉक और सेक्टर। और अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स है, जहां पर मोर देन 40% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में तो 50-60% तक का गिरावट हुआ है। और इतने बड़े गिरावट होने के बाद भी, इनके प्रॉफिट्स इंटैक्ट होने के बाद भी और वैल्यूएशन में कूल डाउन होने के बाद भी अभी इन स्टॉक्स को कोई नहीं पूछ रहा है। और अभी आप 6 महीने से 1 साल रुकिए, उसके बाद ये स्टॉक्स जो है वो 30%, 40%, कुछ स्टॉक्स तो डबल भी हो जाएंगे। उसके बाद पूरा मार्केट इसके बारे में बात करने लगेगा। और उस टाइम दो चीज हो सकती है, आप उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे होंगे, नहीं तो वो स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में होगा। और इन दोनों कंडीशंस में कौन सा कंडीशन मैनिफेस्ट होगा वो आप खुद ही डिसाइड करोगे। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बूट कैंप है उसका रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।